अपने चैनल यूजी सुरक्षा दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देवनागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो कुछ बचा है, तो वो आपका कंप्लीट हो जाए। कंटिन्यू मेरी एक वीडियो यूट्यूब पर आएगी जो बहुत ही सार्थक होगी आपकी आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि मेरी कोई वीडियो या मेरा जो भी यूजीसी नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आए वो कोई भी स्किप ना हो, और ताकि आपको वो टाइम टू टाइम मिलता जाए। हम पढ़ रहे हैं देवनागरी लिपि को। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है ब्राह्मी लिपि। फिर ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी के अंतर्गत गुप्त लिपि है, सिद्ध मातृका लिपि है, कुटिल लिपि है, जो कि यहाँ पे इसका समय काल दिया है। और दक्षिणी लिपि से जो दक्षिणी ब्राह्मी है, मलयालम लिपि, ग्रंथ लिपि और तमिल लिपि का विकास होता है। थोड़ा हम आगे आते हैं। एक डायग्राम और बनाना है आपको, कुटिल लिपि, जो कि 6वीं सदी में इस भाषा का विकास होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, नागरी लिपि और शारदा लिपि। हम देखते हैं कि जो नागरी लिपि है उसके भी कई पार्ट होते हैं, कई भाग हैं, पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी। तो पूर्वी नागरी के अंतर्गत कौमी, मैथिली, उड़िया, असमिया, बांग्ला भाषाएं आती हैं, और पश्चिमी नागरी के अंतर्गत गुजराती लिपि, राजस्थानी, महाराष्ट्री और देवनागरी सम्मिलित है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की देन है। भारत की सभी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। अगला है कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक आर्यों ने किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि दो भागों में विभाजित हुई, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, प्रश्न आता है कि गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के कितने भाग हुए हैं, तो दो भाग हुए हैं। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूपों में तथा अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख से मिले हैं। अगला है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी एक शिलालेख में हुआ है। हम आगे देखते हैं कि भारत की जो लिपियां हैं कैसी हैं, अक्षरात्मक है। हमारा नेक्स्ट है कि भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। रोमन लिपि वर्णात्मक है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित संकेत, ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि की कुछ भाषाएं हैं, हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी। अन्य कुछ भाषाएं हैं जैसे कि अपभ्रंश है, खड़ी बोली, प्राकृत आदि, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखे जाते हैं। देवनागरी लिपि का समुचित विकास 8वीं शताब्दी में माना जाता है। आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि में जो कुछ सुधार और संशोधन हुआ है, तो हम देख लेते हैं, हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम लिपि सुधार समिति का गठन बम्बई प्रांत में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा हुआ। इसके उपरांत, ये एक ही है पूरा, तदुपरांत लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की। फिर 1904 में 1904 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान से करिएगा कि पहले जो लिपि में सुधार हुआ है उसका गठन बम्बई प्रांत में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। फिर इसके बाद लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की 1904 ईस्वी में। 190 टाइप का फॉन्ट बनवाया, जिसको तिलक फॉन्ट भी कहा गया। काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया और अन्य स्वरों की संख्या कम कर दी, जैसे कि अ, आ, ई, इन स्वरों की संख्या को हटाया गया। अगला है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास जी ने सुझाव दिया कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियां निकाल दी जाएं और इनके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनियों के बीच कोई चिन्ह लगाकर काम किया जाए। आगे देखते हैं कि 5 अक्टूबर 1941 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मात्राओं का उच्चारण क्रम में लगाने एवं छोटी ई की मात्रा को व्यंजन क्रम में लगाने का भी सुझाव दिया गया। अगला है कि उत्तर प्रदेश ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की।
जो कि 1947 में, 31 जुलाई 1947 में 9 बैठकें हुई, जो 25 मई 1949 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत होकर के आती है। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, इस पर बात की गई। संयुक्त वर्णों में क्षत्र ज्ञा को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, इस पर बात हुई। अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों की जगह अंग का प्रयोग होना चाहिए, इस पर भी बात हुई थी। आगे देखते हैं। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसे लिपि सुधार परिषद कहा गया। इसमें सुझाव क्या हुआ कि हर्ष ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए। फिर इसमें बात हुई कि देवनागरी लिपि ने अंग्रेजी की आ ध्वनि को अंगीकार कर लिया है तथा फारसी की क ख ग ज फ ध्वनियाँ भी यहाँ काम आती हैं। अगली बात हुई कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। ठीक है, तो ये बात आपको, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है कि किसने रोमन लिपि के सुझाव की बात की है। अगला, लिपि की वैज्ञानिकता की बात करें तो वर्ण विभाजन है। इसमें कितने शब्दों का समावेश हुआ है, तो 11 स्वर हुए। जब लिपि की जो वैज्ञानिक पद्धति जिसको आज हम प्रयोग कर रहे हैं, 33 व्यंजन हुए, 4 संयुक्त व्यंजन हुए, 2 उपक्षिप्त व्यंजन हुए, 2 अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग होने लगा। टोटल मिला के 52 वर्ण का प्रयोग आज हमें देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण है आपके लिए कि वर्णात्मक लिपि व अक्षरात्मक लिपि है और ध्वन्यात्मक नहीं है। ठीक है, हमारी जो लिपियां हैं वो वर्णात्मक हैं, वो अक्षरात्मक भी है, लेकिन ध्वन्यात्मक नहीं है। समग्रता की बात करें तो प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह न ड़, जबकि अंग्रेजी में दोनों के लिए यन का ही प्रयोग होता है। आगे बात करें कि उच्चारण और लेखन में एक रूपता यहाँ जो लिया जाता है वही बोला भी जाता है। यहाँ कोई साइलेंट अक्षर नहीं होते, जबकि रोमन लिपि में होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइफ की आप देखेंगे तो यहाँ पे के साइलेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है ना, नॉलेज में के डब्ल्यू डी साइलेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ था उस पर यदि हम बात करें तो क्या क्या सुधार हुआ था। तो देवनागरी लिपि की त्रुटियां, न्यूनताएं देवनागरी के मानक रूप की स्थिरता में बाधक थीं। इस हेतु देवनागरी लिपि में सुधार संबंधी अनेक प्रयत्न हुए, जिन्हें 3 वर्गों में रखा गया। पहला है व्यक्तिगत प्रयत्न, फिर दूसरा है संस्थागत प्रयत्न और तीसरा है प्रशासनिक प्रयत्न। चलिए हम देख लेते हैं व्यक्तिगत प्रयत्न में क्या बात की गई है। तो जब इसके सुझाव की बात हो रही थी, यहाँ से पेपर में पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और आने वाली प्रत्येक वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ताकि आप परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आप देख पाएँ। व्यक्तिगत प्रयत्न की बात करूँ तो नागरी प्रचार आंदोलन के सूत्रधार ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा मोहन राय थे। इनका प्रसिद्ध समाचार पत्र बंगदूत था। 1826 में राजा मोहन राय ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। आगे बात करते हैं तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने फारसी लिपि के विरुद्ध 1868 में एक मेमोरेंडम देकर फारसी के स्थान पर नागरी लिपि के प्रयोग को बढ़ाया और समर्थन देने की बातें सरकार से की। नेक्स्ट बात करें कि आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि में करवाया। अगला है कि नागरी लिपि के सूत्रधारों में इन तीनों का सिरमौर स्थान था, मतलब बहुत अच्छा इनका प्रयास था। इसके पश्चात गोविंद महादेव गोविंद रानाडे, तिलक, वीर सावरकर, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास गोरख प्रसाद, केशव चंद्र सेन, भूदेव मुखर्जी, स्वामी श्रद्धानंद, कृष्ण स्वामी अय्यर, पुरुषोत्तम दास टंडन सरीखे नागरी हितैषियों की बाढ़ आ गई। आगे देखते हैं संस्थागत प्रयत्न क्या किए गए थे। तो राधा कृष्णदास, मदन मोहन मालवीय तथा सुधाकर द्विवेदी के सत प्रयासों से 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि मदन मोहन मालवीय ने लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायालयों का एवं प्राथमिक विद्यालयों में नागरी लिपि के प्रयोग को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया। आगे बात करते हैं जो संस्थागत प्रयत्न किए, तो उसमें कौन कौन शामिल था। तो महाराष्ट्रीय साहित्य परिषद पुणे शामिल है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा शामिल है और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इसमें शामिल है।
आगे बात करते हैं, इन सबका योगदान नागरी लिपि के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अविस्मरणीय है। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति गठित की तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने काका कालेलकर के सुझावों को प्रचारित करने का कार्य किया। अब प्रशासनिक देखते हैं क्या उपाय किए गए थे इसके सुधार में। तो हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि लेखन यंत्र लिपि आचार्य नरेंद्र देव समिति, उत्तर प्रदेश सरकार समिति इत्यादि ने नागरी लिपि में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। नागरी लिपि के सुधार की दिशा में अब तक के सभी प्रयत्नों में यह एक ठोस प्रयत्न था। अगला है कि इस समिति के द्वारा नागरी लिपि को विकृत, जटिल एवं अवैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाले सभी सुझाव दिए गए थे। आगे बात करूं कि जैसे अ की 12 खड़ी, सिर रेखा विभिन्नता इत्यादि को अमान्य कर सुधार संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए थे। यथा मात्राएं यथा स्थान लगाई जाएं, अनुस्वार के लिए शून्य और अनुनासिक के लिए बिंदी का प्रयोग हो, जैसे कि हंस, सिंह इत्यादि। इसके बाद उपयुक्त सुझावों को 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सभा में उपस्थित अन्य प्रांत के मंत्रियों विद्वानों ने थोड़े हेर फेर के साथ मान लिया गया। आगे बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो एक ध्वनि के लिए एक तिथि चित्र का प्रयोग, ठीक है, इसको मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ। एक ध्वनि के लिए एक तिथि चित्र का प्रयोग होता है। आगे बात करें कि एक लिपि चित्र के द्वारा एक ध्वनि का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसके बारे में आप वैसे भी अवगत हैं। स्वरों और व्यंजनों की क्रमपूर्ण व्यवस्था होती है। अगला है कि वर्गों का वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का जो मानकीकरण है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि किस तरह इसका प्रयोग कहाँ क्या कैसे होता है। एक अक्षरात्मक लिपि है ना, इसलिए सभी वर्णों में संयोग की अक्षरात्मक पद्धति को ही मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है, वर्णात्मक पद्धति को नहीं। आगे बात करते हैं कि नागरी लिपि के मानकीकरण के लिए पूर्ण विराम के चिन्ह को ही मान्यता मिलनी चाहिए, अंग्रेजी के विराम चिन्ह को नहीं। अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि के अंग्रेजी के चिन्हों को स्वीकार कर लेने में कोई दोष नहीं है। नागरी के मानकीकरण में मात्रा विधान को यथावत मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं का विधान नागरी की सर्वप्रमुख विशेषता है। अपनी इसी विशेषता के कारण नागरी वर्णात्मक लिपियों से अधिक विकसित दशा की वैज्ञानिक लिपि है। आगे बात करें मुख्य बिंदु नागरी के बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से इसको देखिएगा। लिपि एवं नागरी, देवनागरी लिपि। तो लिपि अंग्रेजी शब्द में इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण या अक्षर के अंकित चिन्ह लिखावट हैं, लिखे हुए अक्षर लिखने की विधि पद्धतियाँ इत्यादि। भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह ही लिपि कहलाती है। भाषा एवं लिपि में अंतर की यदि बात करें तो भाषा श्रव्य है, जबकि लिपि दृश्य और पाठ्य है। भाषा सूक्ष्म है, जबकि लिपि स्थूल है। भाषा ध्वनि संकेतों का प्रतीक है, जबकि लिपि उन ध्वनि प्रतीकों का प्रतीक है। अब मैं आगे बात करूं और मुख्य बिंदु, तो देवनागरी लिपि के बारे में भाषा और लिपि में समानता की बात कही गई है कि भाषा और लिपि दोनों मानव के विचारों एवं भावाभिव्यक्ति के प्रमुख माध्यम हैं। भाषा की ध्वनि व्यवस्था की तरह लिपिगत वर्ण भी रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। भाषा लिपि दोनों में ध्वनि और अर्थ का संबंध नित्य न होकर यादृच्छिक और प्रतीकात्मक होता है। आगे बात करें तो लिपि का उद्भव और विकास की मैं बात करूं तो इसको भी 6 संदर्भों में या 6 प्रकार के ये होते हैं। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि लिपि, ठीक है। ये छहों की थोड़ा बात करें कि इसमें क्या है, तो इनमें चित्रलिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि मुख्य लिपियां हैं, शेष गौड़ लिपियां हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक चित्रलिपि है, दूसरी हमारी यहाँ पे भाव लिपि है, तीसरी ध्वनि लिपि, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बात कर लेते हैं चित्रलिपि की। तो चित्रलिपि का वह प्राचीनतम और प्रारंभिक रूप था जिसमें वस्तुओं को चिन्ह के द्वारा अंकित किया जाता था। इसकी लिपि में पहाड़, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पक्षियाँ इत्यादि की आकृति अंकित कर दी जाती थी और सर्वबोध्यता, सार्वदेशिकता एवं सार्वकालिकता चित्रलिपि का प्रधान गुण था। बात करें तो दोष, समय और श्रम साध्यता, अमूर्त भावों एवं विचारों का प्रकाशन ही चित्रलिपि के प्रमुख दोष थे। आगे भावलिपि की बात करूँ तो भावलिपि वह लिपि थी जो ध्वनियों को व्यक्त न करके भावों, विचारों और वस्तुओं की आदि को प्रकट करती थी। जैसे सूर्य के लिए गोलों का निर्माण, रुदन के लिए आँख का चित्र बनाकर उसे आंसू टपकती बूंदों का प्रदर्शन करना। भावलिपि की सर्व प्रमुख विशेषता चित्रलिपि की तुलना में संक्षिप्त थी।
आगे बात करें थोड़ा सा भाव लिपि के दोष की, तो भाव लिपि सूक्ष्म भावों के अंकन में असमर्थ लिपि थी। किस चित्र से क्या भाव प्रकट होंगे, इस दृष्टि से भाव लिपि समर्थ नहीं थी। आगे बात करती हूँ तो ध्वनि लिपि के विकास में ध्वनि लिपि सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें चित्र एवं भाव की भूमिका से ऊपर उठकर प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने की क्षमता का विकास पाया जाता है। और ध्वनि लिपि के उदाहरण के रूप में देवनागरी, रोमन, अरबी इत्यादि को हम ले सकते हैं। आगे यहाँ पे ध्वनि लिपि के बारे में भी दोष है कि भाव लिपि ध्वनि लिपि के बारे में यदि बात करें इसके, तो ये कैसी है, अक्षरात्मक एवं वर्णात्मक लिपि हो सकती है। ध्वनि मूलक लिपि के भी दो भेद हैं, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। अक्षरों को व्यक्त करने वाले चिन्ह अक्षरात्मक लिपि के आधार हैं, जबकि वर्णों को व्यक्त करने वाले चिन्ह वर्णात्मक लिपि के आधार हैं। अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक है, जबकि हमारी हिंदी अक्षरात्मक लिपि है। अंग्रेजी की रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि के उदाहरण है। अक्षरिक लिपि की तुलना में वर्णात्मक लिपि अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है। बात करें सूत्र लिपि की, तो सूत्रों में गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा सूत्र लिपि है। सूत्र लिपि का उल्लेख हेरोडोटस ने किया है। ठीक है, आगे थोड़ा बात करें यहाँ पे फिर से कि जो हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति है, तो इसका एक अलग हमारा PDF है, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि आप किस तरह संविधान के भाग 17 की धारा 343 के अनुसार आप किस तरह सबको याद कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये चीज़ें आपसे नहीं बनती ना, तो इसलिए आपको एक एक लाइन में याद करने का यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार ट्रिक भी है, तो वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में मैं बता दूँगी। आप कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या आपका हिंदी का संवैधानिक की जो स्थिति है वो अच्छे से तैयार है, या मैं कोई अन्य वीडियो पर काम करूं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और वीडियो के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।